हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं अमित कुमार केमिस्ट्री पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5, है ना। सरफेस केमिस्ट्री है ये, फिजिकल केमिस्ट्री का ये टॉपिक है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका चैप्टर नंबर जो 5 है वो सरफेस केमिस्ट्री है, और इसी का हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव सीरीज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव सीरीज चलेगा। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पार्ट 1 कवर करेंगे। पार्ट 1 में हम लोग टॉप 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको कवर करेंगे। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से आपका सरफेस केमिस्ट्री बिहार बोर्ड पैटर्न पर जितना भी क्वेश्चन आएगा वो कवर किया जाएगा। एनसीईआरटी सिलेबस के बेसिस पर भी है सारा क्वेश्चन है, जो हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे, और इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के थ्रू सारा टॉपिक भी कवर करेंगे। ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डिस्कशन किया जाएगा, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया है वो कवर किया जाएगा, और मोर देन 125 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस सीरीज में। ये सीरीज है जो जिसमें तीन चार वीडियो आएगा आपका, और ये वीडियो नंबर 1 है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू विच फोर्सेस। सबसे पहले बात कर रहा है कि एडजॉर्प्शन के बारे में बोल रहा है। एडजॉर्प्शन का जो प्रोसेस है, तो आपको पता होना चाहिए एडजॉर्प्शन क्या है। सरफेस फेनोमेना है, सरफेस पे होने वाला जो रिएक्शन है वही एडजॉर्प्शन है। ठीक है, फेनोमेना। और पूछ रहा है कि ये एडजॉर्प्शन प्रोसेस होता क्यों है, आखिर इसके पीछे कौन सा फोर्स है जो एडजॉर्प्शन प्रोसेस के लिए आपका एप्लीकेबल होता है। तो बात करते हैं। देखिए, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसे ये आपका सरफेस मॉलिक्यूल्स है, और सरफेस मॉलिक्यूल्स के नीचे ये जो है बल्क मॉलिक्यूल्स है। ये सारा का सारा आपका एक कंटेनर में रखा हुआ है, और ये जो है टॉप लेयर। ठीक है, जो टॉप लेयर है यही आपका सरफेस मॉलिक्यूल है, और ये जो इनर पोजीशन में है, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बल्क मॉलिक्यूल। और बल्क मॉलिक्यूल्स में अगर आप देखिएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो ये मॉलिक्यूल्स है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका हर डायरेक्शन से लग रहा है। देखिए, यहाँ पर मैं आपको डायरेक्शन शो करता हूँ। इस डायरेक्शन से, 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 मतलब हर एक साइड से, लेफ्ट है राइट है, हर टाइप से, हर डायरेक्शन से इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस पे जो होता है बल्क मॉलिक्यूल्स में जो नेट फोर्स अगर बात किया जाए, नेट फोर्स, तो इसका वैल्यू होता है किसके बराबर, 0 के बराबर। लेकिन अगर आप बात किया जाए सरफेस मॉलिक्यूल्स का, तो सरफेस मॉलिक्यूल्स में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इनवर्ट्स लग रहा है। ठीक है, एक साइड से तो बैलेंस किया जा रहा है लेफ्ट राइट से, लेकिन देखिए इनवर्ड को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड में, ऊपर की ओर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं है। तो ये जो है अनबैलेंस्ड होता है। टॉप लेयर के जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, अनबैलेंस्ड होता है। और अनबैलेंस्ड मॉलिक्यूल्स बैलेंस होने के लिए बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं, और बॉन्ड का जो फॉर्मेशन कर रहे हैं वही प्रोसेस क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन कहलाता है। तो यहाँ पर जो आपका क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ एडजॉर्प्शन अकर्स ड्यू टू विच फोर्सेस, तो ये कौन सा फोर्सेस के थ्रू होता है, अनबैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सरफेस मॉलिक्यूल्स। तो देखिए सरफेस मॉलिक्यूल्स ये है, भी जस्ट बताए भी है। सरफेस मॉलिक्यूल्स में अगर आपका अट्रैक्शन फोर्स जो लगता है वो सिर्फ नीचे के साइड से लगता है, ऊपर के साइड से यहाँ पर कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं लग रहा है। ये जो अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पर नहीं लग रहा है, तो नेट फोर्स जो होगा इसका 0 के इक्विवेलेंट नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे, नॉन जीरो। क्वेश्चन नंबर 3 है, एडजॉर्प्शन इज विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एडजॉर्प्शन देखिएगा, अगर मान लेते हैं ये ऊपर टॉप लेयर का मॉलिक्यूल्स है, और ये किसी के साथ अगर बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, इसके ऊपर से जो भी मॉलिक्यूल्स ऊपर से क्रॉस कर रहे हैं उसके साथ अगर ये बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, अगर कोई भी चीज, और आपको पता होना चाहिए कोई भी अगर बॉन्ड बनाता है, या फिर कोवैलेंट बॉन्ड हो, या फिर वांडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जो भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो, जब भी आपका बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तो जब भी बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। बॉन्ड बनने पर एनर्जी रिलीज होगा, और एनर्जी जब रिलीज हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका जो प्रोसेस होता है वो कौन सा होता है, एक्सोथर्मिक। तो एडजॉर्प्शन इज विच टाइप्स ऑफ प्रोसेस, एक्सोथर्मिक प्रोसेस।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द चेंज इन एंट्रोपी इन एडजॉर्प्शन प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि ये एंट्रोपी है क्या। एंट्रोपी होता है अगर कोई पार्टिकल्स है और वो उसका जो मोशन है वो रैंडम मोशन हो। रैंडम मोशन हो मतलब ये फ्री हो, फ्री मोशन शो करे। ठीक है, उसी को बोलते हैं एंट्रोपी। अगर ज़्यादा मूवमेंट हो रहा है, ज़्यादा रैंडम मोशन हो रहा है तो उसका एंट्रोपी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है, और अगर लो हो रहा है तो उसका एंट्रोपी लो होगा। तो जब बात करते हैं सरफेस मॉलिक्यूल्स के बारे में, सरफेस मॉलिक्यूल्स अपने आप को बैलेंस बनाने के लिए, नीचे से तो बैलेंस है ही, नीचे बल्क मॉलिक्यूल्स है उसके थ्रू ये बैलेंस्ड है, लेकिन ऊपर से बैलेंस बनाने के लिए जो भी मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर से क्रॉस करता है, जो भी पार्टिकल्स है उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है। ठीक है, ऊपर से उसके साथ ये बॉन्ड बनाता है बैलेंस होने के लिए। और बैलेंस होने के लिए जो बॉन्ड बना रहा है, तो बॉन्ड का जैसे ही फॉर्मेशन होगा एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, तो ये तो आपका एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ही। और साथ साथ अगर आप बताइए जिसके ऊपर से जो भी मॉलिक्यूल्स जा रहा था उसका मोशन जो था वो रैंडम मोशन था, है ना, हाईली रैंडम मोशन में फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही आपका सरफेस मॉलिक्यूल से ऊपर गया तो सरफेस मॉलिक्यूल्स इसके साथ क्या किया, बॉन्ड का फॉर्मेशन किया। और बॉन्ड का फॉर्मेशन जैसे ही हुआ तो इसका जो रैंडम मोशन जो हो रहा था उसमें क्या हो गया, ब्रेक हो गया। रैंडम मोशन है, बॉन्ड बनाने के बाद वो तो फ्लो नहीं करेगा, जिस हिसाब से पहले फ्री फ्लो कर रहा था उस हिसाब से फ्री फ्लो होगा नहीं। तो फ्री फ्लो नहीं होगा, रैंडम मोशन कम हो जाएगा, इसलिए इसका एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, जिस पार्टिकल्स के साथ आपका सरफेस का मॉलिक्यूल्स बॉन्ड बनाया उसका एंट्रोपी कम हो जाने के कारण इसका जो चेंज इन एंट्रोपी का वैल्यू क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपको। ये लिखा हुआ इन विच एग्जाम्पल्स ऑफ एडजॉर्प्शन प्रोसेस, एडजॉर्प्शन प्रोसेस का कौन सा इसमें एग्जाम्पल है। तो फर्स्ट है H2O प्लस सिलिका जेल। ये देखिए, ये आपका बिहार बोर्ड का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। सिलिका जेल का स्पेशल यूज भी पूछता है। सिलिका जेल जो होता है वो एडजॉर्प्शन के प्रोसेस में काम आता है, याद रखिएगा, एडजॉर्प्शन। ठीक है, और बाकी जो ये है अमोनिया प्लस H2O और ना वाटर प्लस एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड, ये जो दोनों प्रोसेस है ये किस में काम आता है, एब्जॉर्प्शन में। ये एब्जॉर्प्शन होता है और इसका क्या होता है, एडजॉर्प्शन। हमारा जो क्वेश्चन पूछा है एडजॉर्प्शन का, तो आपका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो फ्रेडरिक एक साइंटिस्ट था, वो आपका एक रिलेशन दिया था प्रेशर और ना रेट ऑफ एडजॉर्प्शन के बीच में। x/m और p के बीच में एक रिलेशन था। p क्या है, प्रेशर है, p प्रेशर है, और x/m है एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन, एक्सटेंट ऑफ एडजॉर्प्शन। इसका जो ग्राफ बना था, आपको एक छोटा सा हम ग्राफ का कुछ बना करके दिखाते हैं। इस साइड में प्रेशर है और इधर है x/, इसका जो ग्राफ बनाता है इनिशियली क्या होता है, स्ट्रेट लाइन में जाता है, फिर कर्व होने लगता है और फिर लास्ट में क्या हो जाता है, पैरेलल। यहाँ से यहाँ जो आप देख रहे हैं ये जो ग्राफ बना ये आपका स्ट्रेट लाइन में बना, फिर यहाँ हल्का कर्व होना चालू हुआ और कर्व होने के बाद यहाँ से फिर क्या हो जा रहा है, पैरेलल। तो जब देखिएगा इनिशियली जब प्रेशर लो प्रेशर में था, ये कौन सा प्रेशर है, लो प्रेशर, लो प्रेशर में है तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। और जब हाई प्रेशर में आ जाता है, हाई प्रेशर जब दिया जाएगा तो हाई प्रेशर में जो ग्राफ है वो पैरेलल हो जाता है प्रेशर का। ठीक है ना, हाई प्रेशर जो ये भी है जो स्ट्रेट लाइन में जाना चालू करेगा, पैरेलल जाएगा इसके प्रेशर का। यहाँ पर आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता। और ये आपका इंटरमीडिएट प्रेशर है, बीच में मीडियम प्रेशर जिसको बोल सकते हैं। एक हाई प्रेशर है, एक लो प्रेशर, एक मीडियम प्रेशर, इंटरमीडिएट प्रेशर। इसमें आपका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, कर्व के जैसा। तो आपका जो ऑप्शन दे रहा है उस पे ऑप्शन पे बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फ्रेडरिक एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो बोल रहा है एट लो प्रेशर इट्स ग्राफ बिटवीन x/m एंड p इज स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका जो स्टेटमेंट है ये क्या है, सही है।
सेकंड है एट हाई प्रेशर इट्स ग्राफ्स बिटवीन x बाई m एंड p बिकम्स पैरेलल टू x एक्सिस। देखिएगा p और x बाई m दोनों हाई प्रेशर में क्या जा रहा है, पैरेलल है, तो ये भी आपका ग्राफ जो है क्या है, सही है। थर्ड स्टेटमेंट बोला है एट इंटरमीडिएट प्रेशर इट्स ग्राफ बिटवीन x बाई m एंड p इज कर्व, ये भी कंडीशन क्या है, सही है। लास्ट है द वैल्यू ऑफ n लाइज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो देखिए इसका एक इक्वेशन होता है x बाई m इज ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और इसको कहते हैं x बाई m इज इक्वल टू के पी, और 1 के p का पावर में 1 अपॉन n। और अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि आपका फर्स्ट कंडीशन जब n का वैल्यू क्या होगा, जब आपका ग्राफ है जो स्ट्रेट लाइन होगा, n का वैल्यू क्या होगा जब आपका ग्राफ कर्व होगा, और n का वैल्यू क्या होगा जब आपका ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस होगा। तो अगर अब बात किया जाए तो n का वैल्यू जो स्टार्ट होता है वो 1 से होता है 1 टू इन्फिनिट। चेक कर सकते हैं, अगर आप बोलिएगा तो चेक करके भी देखेंगे। पहले इसको जो है ऊपर वाले को एरिया को हटा देते हैं। देखिए देखिए एट लो प्रेशर, लो प्रेशर में क्या होना चाहिए कि x बाई एम है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका होना चाहिए, p का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन जा रहा है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल p का कब होगा, इक्वल टू k, p का कब होगा जब n का वैल्यू आपका क्या होगा, 1। तो 1 होगा तो 1 बाई 1 हो जाएगा, तो x बाई एम इजिकल टू के पी, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इनिशियल कंडीशन में आपका लो प्रेशर में n का वैल्यू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब हाई प्रेशर का बात करते हैं डायरेक्ट, ठीक है। हाई प्रेशर में आपका प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए किस पर, x बाई एम पर। तो एट हाई प्रेशर देखिए x बाई एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p, और x बाई एम इज इक्वल टू के पी 1 बाई n। अगर n का वैल्यू इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा, x बाई एम इज इक्वल टू के और p और 1 बाई इनफाइनाइट मतलब क्या, 0। फिर क्या हो जाएगा, इसका अगर वैल्यू चेक किया जाए, 1 मिनट, ये क्या हो जाएगा, x बाई एम इज इक्वल टू के और p इनफाइनाइट हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। सिंपल सा 1 बाई 0 हुआ इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा 0 और p इंटू 1 इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो x बाई एम है जो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा किस पर, k पर, ना कि किस पर, p पर। तो ऑप्शन जो है ये रॉन्ग ऑप्शन है, ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है, और रॉन्ग ही ऑप्शन पूछ रहा है, तो इसका आंसर ये होगा। और अगर आपको सही आंसर देखना है तो याद रखिएगा कि n का जो वैल्यू होता है, ठीक है, वो n का जो वैल्यू होता है वो हमेशा कहाँ से कहाँ तक होगा, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं। n का जो वैल्यू है वो 1 से कहाँ तक होता है, इनफाइनाइट तक। 1 कौन से प्रेशर के लिए, 1 जो है लो प्रेशर के लिए, और इनफाइनाइट कौन से प्रेशर के लिए, हाई प्रेशर के लिए। अगर किसी को लग रहा होगा कि इंटरमीडिएट के लिए क्या होगा, तो इंटरमीडिएट के लिए भी लिख देता हूँ। इंटरमीडिएट के लिए आपका वैल्यू जो होता है वो 0.5, ये किसके लिए होता है, इंटरमीडिएट या फिर मीडियम प्रेशर के लिए लिख देता हूँ, मीडियम प्रेशर। तो याद रखना है 3 वैल्यू है, 1 इन्फिनिटी और 0.5। तो ओवरऑल इसका निष्कर्ष यही है कि विच स्टेटमेंट इज रॉन्ग फॉर फ्रेंडली एडजॉर्प्शन आइसोथर्म। तो ये लास्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी है, ये रॉन्ग है। यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए 1 टू इन्फिनिट, ना कि 0 टू इन्फिनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, when a solution of acetic acid in water is shaken with charcoal then concentration of acid is, बोल रहा है कि आपका एसिडिक एसिड लिए हैं और वाटर के साथ अगर आपको मिक्स करेंगे, तो पूछ रहा है कि वाटर का जो सॉल्यूशन बना है एसिडिक एसिड के साथ, इसमें एसिडिक एसिड का कंसंट्रेशन को क्या करना है, डिक्रीज करना है ना। तो इसके लिए आप क्या मिलाइए, चारकोल।
तो चारकोल जब मिलाते हैं तो चारकोल एडजॉर्ब कर लेता है, चारकोल क्या कर लेता है, एडजॉर्ब कर लेता है किसको, एसिटिक एसिड को। और एसिटिक एसिड को जैसे ही ये एडजॉर्ब करेगा उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं आपका, व्हेन लिथमस सॉल्यूशन इज एडेड विद चारकोल इट बिकम्स, देखिएगा आपका ये पूछ रहा है लिथमस सॉल्यूशन, ध्यान देना है लिथमस सॉल्यूशन का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल। और अगर इसमें आप चारकोल डालिएगा तो ये क्या हो जाता है, कलरलेस। इसका जो ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, substances which accelerate the rate of a chemical reaction and themselves remains chemically and quantitatively unchanged after the reaction occurs। बोल रहा है कि वैसा सब्सटेंस जो किसी रिएक्शन में जा करके उसके रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, लेकिन आफ्टर रिएक्शन, रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद उसमें क्या देखा जाता है कि वो केमिकली एंड क्वांटिटेटिवली, ठीक है, क्या होता है, अनचेंज होता है, मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। तो वैसा है ना, वैसा सब्सटेंस जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है लेकिन उसमें कोई चेंजेस ना होता है, ना केमिकली ना क्वांटिटेटिव के वाइज, तो वो क्या कहलाता है, कैटलिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट सिस्टमैटिक स्टडी ऑन कैटलिस्ट इज मेड बाय, तो ये एक साइंटिस्ट है जो सबसे पहले कैटलिस्ट के बारे में बताया था, नाम क्या है, बर्जीलियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सटेंसेस विच इंक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। देखिए अब बात आया कि कैटलिस्ट तो किसी रेट ऑफ किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को इंक्रीज करता ही है, कैटलिस्ट का काम क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करना, इंक्रीज। लेकिन कुछ सब्सटेंस ऐसा भी है जो आ करके कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करता है, इंक्रीज करता है, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोमोटर्स। प्रोमोटर्स जो है रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है किसका, कैटलिस्ट का, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है कैटलिस्ट का, और कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है केमिकल रिएक्शन का। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, जो भी केमिकल रिएक्शन है उसका रेट इंक्रीज कौन करता है, कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट का रेट इंक्रीज करने के लिए क्या मिलाते हैं, प्रोमोटर्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैवर प्रोसेस विच वन एक्ट एज ए प्रोमोटर्स। बोल रहा है कि हैवर प्रोसेस, सबसे पहले बात कीजिए कि हैवर्स प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, हैवर प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ किसका, अमोनिया के लिए, याद रखना है, ये स्टार पॉइंट है आपका। और अमोनिया का जब फॉर्मेशन करते हैं तो N2 प्लस क्या होता है, H2, ये रिवर्सिबल प्रोसेस होता है और ये बनाता है NH3। आपका रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए इसलिए इसमें क्या मिलाते हैं, कैटलिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, और कैटलिस्ट यहाँ पर है Fe, ये कैटलिस्ट के जैसा है, और कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को मिला बड़ा इंक्रीज करने के लिए मोलिबेडियम का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन नंबर होगा कौन सा, बी। दो सब्सटेंसेस विच डिक्रीजेस द एफिशिएंसी ऑफ द कैटलिस्ट। अब बात की है, सबसे अभी बात किए हैं कि कैटलिस्ट, कुछ सब्सटेंस ऐसा होता है जो कैटलिस्ट के रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करता है, सरफेस एरिया को बढ़ा देता है, सरफेस एरिया को बढ़ाने के कारण इसका रेट क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है। अब कुछ सब्सटेंस ऐसा भी जो है जिसको अगर आप मिक्स कर देते हैं कैटलिस्ट के साथ तो वो कैटलिस्ट के रेट को क्या करता है, डिक्रीज कर देता है, और उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉइजन। पॉइजन की तरह बिहेव करता है, जाएगा कैटलिस्ट के रेट को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, पॉइजन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हैवर प्रोसेस विच वन इज एक्ट एज ए पॉइजन। देखिए अभी आपको बोले कि हैवर प्रोसेस में आप लिए क्या, Fe, ठीक है, Fe का पार्टिकल्स लिए हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, और इसका रेट को इंक्रीज करने के लिए आप मिलाएं क्या, मोलिबेडियम। ये मोलिबेडियम जो है ये किसका काम करता है, प्रोमोटर्स का काम करता है। लेकिन अगर यही कार्बन मोनोऑक्साइड मिला दीजिएगा तो ये किसके जैसा बिहेव करने लगेगा, पॉइजन के जैसा, रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो ये ऑप्शन जो हो जाएगा वो पॉइजन के जैसा कौन बिहेव कर रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हैवर प्रोसेस फिर से बता दें, हैवर प्रोसेस में किसका फॉर्मेशन होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैटलिस्ट विच एग्जिस्ट इन द सेम फेज एज द रिएक्टेंट इज कॉल्ड। बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं कोई एक रिएक्शन करवा रहे हैं A + B और यहाँ जो प्रोडक्ट बन रहा है कौन है, AB।
और आपसे पूछ रहा है कि इस रिएक्शन में मान लेते अगर ए जो रिएक्टेंट है वो गैसियस फॉर्म में है, बी भी गैसियस फॉर्म में, और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल किए हैं वो भी कौन सा फॉर्म में हो, गैसियस फॉर्म में। सारा का सारा अगर सेम फेज में हो तो इसको क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को होमोजेनियस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द रिएक्टेंट एंड कैटलिस्ट बोथ आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फेजेस। अब यही रिएक्शन में अगर बात किया जाए, ए आपका गैसियस फेज में, बी भी कौन सा फेज में, गैसियस फेज में, लेकिन जो आपका रिएक्टेंट है सी वो आपका लिक्विड फेज में है, और ये बना करके दे रहा है क्या, ए बी, या फिर लिक्विड फेज में या फिर सॉलिड फेज में हो। तो जो आपका रिएक्टेंट का फेज है और कैटलिस्ट का फेज है वो दोनों क्या है, डिफरेंट है। और डिफरेंट होने के कारण ये आपका रिएक्टेंट है, ये आपका कैटलिस्ट है, और दोनों का फेज क्या है, डिफरेंट है। और जब डिफरेंट रहेगा तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगा, हेट्रोजीनियस, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज एग्जाम्पल ऑफ होमोजेनियस कैटलिस्ट। बोल रहा है कि इसमें आपका कौन सा रिएक्शन है जो होमोजेनियस कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कर रहा है। होमोजेनियस कैटलिस्ट मतलब रिएक्टेंट और कैटलिस्ट दोनों कौन सा फेज में हो, सेम फेज में। तो फर्स्ट ऑप्शन है हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड, मतलब आपका H2SO4 हो या तो फिर क्या बोलते हैं HCl हो, कोई भी ध्यान में रखिएगा। तो ये जो आपका होता है ये सेम फेज में होता है। ठीक है, ये दोनों कौन सा फेज में है, सेम फेज। हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, फिर से आ गया एसिड, और एस्टर हाइड्रोलाइसिस करेंगे, ये भी कौन सा फेज में होगा, सेम फेज। तो सबका सब कौन सा फेज में, एक्वस, ये भी कौन सा फेज में, एक्वस। यहाँ पर बात करते हैं लीड चैम्बर प्रोसेस। ठीक है, याद रखिएगा लीड चैम्बर प्रोसेस जो है, फिर से आपको बता दें, ये क्वेश्चन है आपका। लीड चैम्बर प्रोसेस है जो फॉर्मेशन करवाता है किसका, H2SO4, सल्फर हाइड्रोसल्फ्यूरिक अम्ल का। ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इस फॉर्मेशन के बीच में आपका एक प्रोडक्ट और बनता है SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड। लीड चैम्बर प्रोसेस में फाइनल जो आपका प्रोडक्ट बनता है वो H2SO4 के लिए लीड चैम्बर प्रोसेस फेमस है, लेकिन इसके बीच में आपका किसका फॉर्मेशन होता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड का। तो यहाँ पर लिखा हुआ द प्रिपरेशन ऑफ सल्फर ट्राईऑक्साइड बाय लीड चैम्बर प्रोसेस इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा, सेम फेज, सारा का सारा गैसियस फेज में है, गैसियस फेज में, इसलिए सेम फेज। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा क्या, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड निकेल एज कैटलिस्ट। बोल रहा है कि अगर आपको दिया गया वेजिटेबल ऑयल और इसमें कैटलिस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, निकेल, निकेल जो है फाइनली डिवाइडेड कैटलिस्ट के जैसा बिहेव कर रहे हैं। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि यहाँ प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो याद रहना चाहिए वेजिटेबल ऑयल से क्या बनेगा, वेजिटेबल घी बनेगा। तो आपका जो कैटलिस्ट है वो याद रखिएगा, कैटलिस्ट ही इसका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट हाई कंसेंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव्स एज। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि सोप का जो फार्मूला होता है C17H35COONA। अगर इसका कंसंट्रेशन, अगर ये लो कंसंट्रेशन में है, लो कंसंट्रेशन में है, तो ये बिहेव करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। और यही अगर हाई कंसंट्रेशन में है तो ये बिहेव करेगा किसके जैसा, आपका मिसल्स के जैसा। ठीक है, कोलाइडल सोल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा, मिसल्स के जैसा बिहेव करता है। ठीक, तो आपसे पूछ रहा है हाई कंसंट्रेशन द सोप इन वाटर फॉर्म बिहेव्स एज ए, और मिसल्स का जो फॉर्मेशन होता है इसमें एटलीस्ट कितना मॉलिक्यूल्स, 100 प्लस सोप का जो मॉलिक्यूल्स है, आयंस है, वो एक जगह एसोसिएट होता है, तब फॉर्मेशन होता है किसका, मिसल्स का। तो यहाँ पर अगर आपको ऑप्शन देखा जाए कि अगर कंसंट्रेशन इंक्रीज रहेगा तो मिसल्स का फॉर्मेशन करेगा, और मिसल्स का फॉर्मेशन करने के लिए कौन सा कोलाइड का फॉर्मेशन करेगा, एसोसिएट कोलाइड का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट, देखिए सबसे पहली बात बताते हैं कि टिंडल इफेक्ट होता क्या है। टिंडल इफेक्ट शो करता है कौन सा, कोलाइडल सॉल्यूशन।
टिंडल सॉल्यूशन में क्या हुआ कि अगर आप एक गिलास है और उस गिलास में अगर आप सॉल्यूशन लिए हुए हैं कोलाइडल सॉल्यूशन, और यहाँ से अगर आप लाइट को क्रॉस कराइएगा, ठीक है, लाइट यहाँ से निकला और जा रहा है, तो ये लाइट का पाथ आपको क्या होगा, दिखाई देगा। लाइट का पाथ अगर आपको क्रॉस होते हुए दिखाई दे रहा है तो समझ जाइए कि कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, टिंडल इफेक्ट। और टिंडल इफेक्ट शो करता है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। और अभी जस्ट बताए हैं कि कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए आपको है ना कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, हाई कंसंट्रेशन होना चाहिए। और जिस कंसंट्रेशन पर आपका कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है या मिसेल्स का फॉर्मेशन होता है, उस कंसंट्रेशन को हम लोग बोलते हैं CMC, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर होना चाहिए द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप एबव CMC। अगर इससे नीचे रहेगा, CMC से, है ना, क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन से अगर नीचे रहेगा तो आपका ये बिहेव करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोलाइट के जैसा। तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, ये आपका बिहेव करेगा किसके जैसा, इलेक्ट्रोलाइट। और इलेक्ट्रोलाइट के जैसा अगर बिहेव करेगा तब ये टिंडल इफेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन नहीं करेगा। और जैसे ही आपका एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोप एबव CMC होगा, कंसंट्रेशन हाई कंसंट्रेशन होगा, ये बिहेव करने लगेगा किसके जैसा, कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा। और कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा बिहेव करेगा तब ये टिंडल इफेक्ट शो करेगा। तो ऑप्शन नंबर जो बी है वो क्या है, सही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय, तो इसका ऑप्शन होता है पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन में क्या होता है, देखिएगा, पेप्टाइजेशन में सबसे पहले हम लोग लेते हैं फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट। जैसे आपका अभी हम एक फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट लिए हैं, क्या, AgCl। ये AgCl का प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट। और ये आपका, इसको रखे सॉल्यूशन में, लिक्विड डिस्पर्शन मीडियम में, वाटर के साथ इसको मिक्स किया गया, यहाँ सारा वाटर है। और अगर हम इसमें AgNO3 डालें, इलेक्ट्रोलाइट, AgNO3 क्या है, इलेक्ट्रोलाइट। अभी यहाँ आप इलेक्ट्रोलाइट भी बोल सकते हैं, और इसका एक और नाम है पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है, पेप्टाइजिंग एजेंट। तो ये आयंस में कन्वर्ट होगा Ag प्लस और NO3 माइनस। अब आप देखिएगा Ag प्लस NO3 माइनस और AgCl में कॉमन आयन कौन सा है, AgCl। तो जो कॉमन आयन होगा दोनों में, AgCl और AgNO3, जो भी आप इलेक्ट्रोलाइट मिला रहे हैं उसमें, और जिसका प्रेसिपिटेट है उसमें, वो दोनों में जो कॉमन आयन होगा वही क्या होगा, एक्सिस आयन, ठीक है। और उसी का क्या होगा, एडजॉर्प्शन किस पर होगा, तो आपका प्रेसिपिटेट पर, जो भी आपका प्रेसिपिटेट है। जैसे यहाँ पर मेरा प्रेसिपिटेट कौन है, AgCl। कॉमन आयन कौन है, Ag प्लस, और एक्सेस आयन भी कौन है, Ag प्लस। और एडजॉर्प्शन होगा किसका, Ag प्लस का। एडजॉर्प्शन होगा Ag प्लस का किस पर, AgCl पर। तो जैसे ही एडजॉर्प्शन होगा तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और ये बिहेव करने लगेगा किसके जैसा, कोलाइडल सॉल्यूशन के जैसा। तो वही है, फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट समटाइम्स गेट कन्वर्टेड टू कोलाइडल सॉल्यूशन बाय कौन सा मेथड, पेप्टाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अब देखते हैं, चलिए, ये था आपका टॉप 20 क्वेश्चन। और भी क्वेश्चन अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो सही लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बने रहिए, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।